आज हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रकृति में उपलब्ध तत्वों के स्वरूप बारे में, हमारे पृथ्वी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो दो स्वरूप में पाए जाते हैं। कुछ उसके अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब एक साथ में कई तत्व पाए जाएंगे। स्वतंत्र या मूल अवस्था का मतलब वो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई और तत्व नहीं पाया जाएगा। जैसे पृथ्वी के अंदर, उसके पृथ्वी के अंदर जो सोना, चांदी और प्लेटिनम पाया जाता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसके साथ और कोई तत्व पाया नहीं जाता है। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तत्व है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, इसके बगल में और भी सारे तत्व होते हैं। ये कम क्रियाशील होने के कारण इनसे क्रिया नहीं कर पाता है और पृथ्वी के अंदर ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे यहाँ पे एक तत्व है, इसके बगल में और भी तत्व है, ठीक है। क्या होता है कि अधिक क्रियाशील होने के कारण सबसे क्रिया करके यौगिक बना लेता है, इसके साथ सभी कण आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, नोट, ये जो तत्व होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नोट, स्वतंत्र अवस्था में वह तत्व पाया जाता है जो कम क्रियाशील हो। इन धातुओं को उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। ये कम क्रियाशील होने के कारण ये जल्दी, इसमें कोई मूर्छा नहीं, इसमें किसी तरह का इसमें जंग नहीं लगता है और ये लंबे समय तक ये इसका चमक बना रहता है। इसलिए इन तत्वों का संयुक्त तत्व, स्वतंत्र तत्वों का उपयोग हर चीज़ में करते हैं, आभूषण बनाने में। हर चीज़ में आभूषण बनाने में करते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? संयुक्त अवस्था वाले तत्व हैं। कारण क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते और इन धातुओं के साथ कुछ अन्य तत्व भी पाया जाता है। ये यानी कि ये अकेले नहीं पाएंगे, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके साथ और भी कुछ तत्व पाया जाता है। आसपास के तत्वों से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इन संयुक्त अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, बहुत अच्छा डायग्राम है, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये एल्युमिनियम, इसके आसपास में ये सब जो तत्व दिखाई दे रहे सब अन्य तत्व। ये सब क्या है? अन्य तत्व है। ये सब जो है ये अन्य तत्व हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए बाकी तत्वों से क्रिया कर लेता है। इसके बगल में देख सकते हैं ये सब क्या है? अन्य तत्व। ये सब क्या है? ये सब अन्य तत्व है, ठीक है, ये अन्य तत्व है। तो आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम किस अवस्था में है? संयुक्त अवस्था में, अकेला नहीं है। आई जो पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ ये जो टुकड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भूपर्परी या स्थल खंड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व। अगर अधातु में बात किया जाए, अधातु में ऑक्सीजन 49.9%, 49.5% पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। वहीं उप धातु में बात किया जाए तो सिलिकॉन 25.7% पाया जाता है और एल्युमिनियम 8.3% पाया जाता है। तो यहाँ से एक बात को दिमाग में रखिएगा, कोई पूछ दे कि और धातु का पूछ दे, और धातु में सबसे अधिक पृथ्वी के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन है। अगर उप धातु में पूछ दिया जाए कि उप धातु में कौन सबसे अधिक पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। और धातु में अगर पूछ दिया जाए किसकी सबसे अधिक मात्रा है, तो एल्युमिनियम है। कितनी है? तो 8.3%, ठीक है।
क्लियर हुआ? यही 3 याद रखना हमें, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। ठीक है, खनिज और अयस्क। अब देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। खनिज धातुओं के वे यौगिक जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं तथा पृथ्वी के अंदर से खनन द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस धातु यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी यौगिक क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ पर कोई धातु है, यहाँ पर कोई क्या है, धातु। इसके साथ और भी तत्व आके इसके साथ क्या हो गए, जुड़ गए, क्योंकि यदि क्रियाशील है, अकेले रहेगा नहीं और लोगों से क्रिया कर लेगा, तो इसे बोलेंगे धातु यौगिक। पूरा को क्या बोलेंगे, धातु यौगिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूरा को धातु यौगिक बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ ये सब का है, ये सब बेकार पदार्थ है, ये सब क्या है, ये बेकार पदार्थ है, ये जुड़ गए हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ, तो इसे क्या बोलेंगे, ये धातु यौगिक है। और धातु यौगिक को ही क्या बोलते हैं, खनिज, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, धातु यौगिक हो गया ये पूरा का पूरा। ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज। यहाँ तक क्लियर हुआ, खनिज। अब बात करते हैं वह खनिज जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो तथा कम खर्च और सरलता से क्या निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब निकाला जा सकता है, निकाला जा सके, उस खनिज को क्या बोलते हैं, अयस्क। अब समझने वाला बात क्या है, ध्यान समझिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये खनिज है। यहाँ पर ये भी क्या है, खनिज है। इसमें जो एल्युमिनियम की मात्रा है, कहीं कहीं दिख रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं कहीं पर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा का ये भी पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ खनिज है, ये भी खनिजे है। लेकिन इससे हम लोग जब निकालना शुरू करेंगे, ये वाला खनिज से जब हम लोग एल्युमिनियम को निकालना शुरू करेंगे, तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। कहीं कहीं पर खनिज दिख रहा है, और हमें एल्युमिनियम की, ये एल्युमिनियम की मात्रा भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्योंकि जब इसका हम लोग परिष्करण करेंगे, इसका शोधन करेंगे, यानी कहने का मतलब ये जो सब बेकार पदार्थ इसके साथ जुड़ा है, सबको बाहर निकाल कर केवल यहाँ से एल्युमिनियम की जब प्राप्ति करेंगे, तो बहुत अल्प मात्रा में एल्युमिनियम मिलेगा। अल्प मात्रा में क्या मिलेगा, अल्प मात्रा, जिसमें हमें मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, समय की भी बर्बादी होगी, और पैसा भी इसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा। लेकिन इससे बात किया जाए, इसमें 90% क्या है, एल्युमिनियम है, और 10% इसमें बेकार पदार्थ होगा। लेकिन इसमें देखा जाए कहीं कहीं पे एल्युमिनियम, यानी 10% एल्युमिनियम और 90% बेकार है। तो जिसमें धातु की मात्रा कम होगा और अन्य पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा, तो वो खनिज अयस्क नहीं होगा। ये इसमें देख सकते हैं 10% अन्य पदार्थ है, 10% क्या है इसमें, अन्य पदार्थ, और 90% इसमें क्या है, एल्युमिनियम, 90% इसमें एल्युमिनियम। तो ये वाला जो खनिज है, इस खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क। इस खनिज को क्या बोलेंगे, अयस्क। तो याद रखना, कोई पूछ दे खनिज अयस्क किससे कहते हैं, तो वह खनिज, एक सेकेंड, वह खनिज जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा का हो, अधिक हो, कम खर्च में सरलता से क्या हो, निष्कर्षण या निकाला जा सके, उस खनिज को क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। ठीक, आप समझते हैं। अब देखो ये क्या होता है, कम कीमत होता है। अब देखो जो ये खनिज जो निकला हुआ है पृथ्वी के अंदर से, इसकी कीमत कम होगा। इसकी कीमत कब बढ़ जाता है, जब इसमें से क्या होते हैं, जब धातु की प्राप्ति हो जाता है, या उसकी कीमत कब बढ़ जाता है। जैसे ये वाला खनिज है, ये वाला खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन इसकी ये खनिज अयस्क बोला जाएगा, क्योंकि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए, तो जो अयस्क होते हैं वो भी खनिजे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कीमती होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोहा है, ये ज़्यादा कीमत इसका होगा। जिसमें कम कम धातु होंगे, लोहा, खनिज, खनिज से ही लोहा प्राप्त करते हैं, चांदी प्राप्त करते हैं। चांदी कम क्रियाशील होता है, इसलिए उसमें कुछ ही बेकार पदार्थ पाया जाता है। ये एल्युमिनियम, लोहा, ये सब अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अधिक बेकार पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि अन्य के साथ ये क्रिया करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया जो खनिज होते हैं।
कम कीमत के होते हैं, जो अयस्क होते हैं अधिक कीमत होते हैं, क्योंकि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितने अयस्क होते हैं सारे खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। देख सकते हैं ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक खनिज है, ये भी क्या है, दोनों ये भी खनिज है, लेकिन ये वाला खनिज अयस्क नहीं होगा क्योंकि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है। ये वाला खनिज अयस्क होगा क्योंकि इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अयस्क के प्रकार। ठीक है, हम बात करते हैं अयस्क के प्रकार। इसमें है सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में एस पाया जाएगा। देखिए सब में एस है, सब में क्या है, एस। ठीक है, सल्फाइड अयस्क में क्या पाया जाएगा, एस। ठीक है, और जो ऑक्साइड अयस्क होगा उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। जो कार्बोनेट अयस्क है उसमें CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, जो हाइलाइड अयस्क होगा उसमें सात, जैसे पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और चांदी हाइलाइड अयस्क है, क्योंकि इन सभी के साथ या तो क्लोरीन जुड़ा रहेगा या ब्रोमाइड जुड़ा रहेगा या आयोडाइड या फ्लोराइड जुड़ा रहेगा। हाइड्रोजन तत्वों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन तत्वों की संख्या याद रखना 4। इन चारों में से कोई इन धातुओं के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हाइलाइड अयस्क बोला जाता है। और इन, अब देखिए ये जो सल्फाइड अयस्क है इससे कॉपर पायराइट हुआ, इसी सल्फाइड इसी कॉपर पायराइट से कॉपर की प्राप्ति होगी। ठीक है, जिंक ब्लेंड है, जैसे जिंक सल्फाइड है यहाँ पर, इसी जिंक ब्लेंड से हमें क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, जिंक। अयस्क का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन सब में धातुओं की मात्रा प्रतिशत मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए इसे किस श्रेणी में रखा गया, अयस्क। कॉपर पायराइट में कॉपर की मात्रा अधिक होगा, जिंक ब्लेड में जिंक की मात्रा अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ धातु जो अपने अयस्क से इन्हें, जो इनके अयस्क से इन्हें निकाला जाता है। एल्युमिनियम को किस अयस्क से निकाला जाता है, बॉक्साइड अयस्क से। आयरन को अधिकांशतः किस अयस्क से निकाला जाता है, हेमेटाइट। आयरन मतलब लोहा, जितने भी आज हम लोग लोहा का यूज करते हैं वो अधिकांश लोहा किस अयस्क से निकालते हैं हम लोग, हेमेटाइट से। बाकी भी याद रखना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। ठीक है, कॉपर, कॉपर का भारत में निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर पायराइट से। जिंक, ब्लेंडी भी याद रखना, जिंक ब्लेंडी से क्या निकलता है, जिंक। इसका सूत्र भी याद रखना, बॉक्साइड का सूत्र कई बार पूछ लिया है, Al2O3 × 2H2O होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है।